नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में। आज का हमारा टॉपिक है एमएनसी जे एंड जे, दैट इज जॉनसन एंड जॉनसन के सराउंडिंग। जॉनसन एंड जॉनसन का एक पेटेंट था बेडाक्विलीन ड्रग के लिए, और वो ड्रग का पेटेंट हाल ही में एक्सपायर हुआ है। और जॉनसन एंड जॉनसन ने सेकेंडरी पेटेंट के लिए अप्लाई किया है। अब पेटेंट के बारे में बता दूं तो पेटेंट आपको मोनोपोली एक्सक्लूसिव राइट देता है। आप आप ही उसका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। अब अगर सेकेंडरी राइट्स उसको मिल गया जॉनसन एंड जॉनसन को, तो बेडाक्विलीन का प्रोडक्शन सिर्फ वही दैट इज जॉनसन एंड जॉनसन ही कर सकता है। तो यहीं पे मुद्दा आता है एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट। और जो सेक्शन 3D है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 का, उसका भी यहाँ पे जिक्र होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग डिकोड करने वाले हैं आज के सिंपली एक्सप्लेन में। आज है 24 जुलाई, तो लेट गेट स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको हिंट दे दिया कि हाल ही में मतलब जुलाई 18 को बेडाक्विलीन के लिए जॉनसन एंड जॉनसन का जो प्राइमरी पेटेंट था वो एक्सपायर हो गया है। और उन्होंने 66 कंट्रीज में सेकेंडरी पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, जो उनको मोनोपोली राइट्स देंगे 4 साल और मतलब 2027 तक, जिसमें 34 कंट्री या 34 कंट्री ऐसे हैं जिनमें टीबी का बर्डन बहुत ज्यादा है। अब अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो दो टीबी सर्वाइवर्स थे, उन्होंने ये जो सेकेंडरी पेटेंट था उसके अगेंस्ट प्री ग्रांट अपोजिशन फाइल किया था। और उनका नाम है नंदिता वेंकटेशन, जो खुद इंडिया से है, और उमेजा तिसेले, जो साउथ अफ्रीका से है। इन दोनों की ये फाइट जो थी, उसी का नतीजा है कि इंडियन पेटेंट ऑफिस ने जो जे एंड जे का अटेम्प्ट था एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट या सेकेंडरी पेटेंट फाइल करने का, उसको रिजेक्ट कर दिया है। एग्जैक्टली ये इशू रिवॉल्व हो रहा है दो चीजों के सराउंडिंग। एक है टीबी और दूसरा है बेडाक्विलीन। अब टीबी को अगर फैक्चुअली पेश किया जाए तो टीबी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट और डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिसीज। एवरी ईयर नियरली 500,000 पीपल डेवलप अ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। और ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, तो जो फर्स्ट लाइन थेरेपी है टीबी का, उसको अगर टीबी रेजिस्टेंट हो गया तो उसे ड्रग रेजिस्टेंट या मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, दैट इज एमडीआर टीबी कहा जाता है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग अगर बोला जाए तो आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटॉल, इनका या इसमें जिक्र होता है एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी। अगर इनको टीबी, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्टेंट हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। और बेडाक्विलीन जो ड्रग है वो इसी एमडीआर टीबीआर के अगेंस्ट और उसी के अगेंस्ट ये वर्क करने वाली ड्रग है। एंड दैट्स व्हाई इट इज सो मच इन यूज, बिकॉज प्राइमरीली इट इज यूज अगेंस्ट अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो बर्डन है टीबी का वो सबसे ज्यादा है, दैट इज 2.8 मिलियन पेशेंट्स मोस्ट इन द वर्ल्ड आर अगेंस्ट आर ऑफ टीबी इन इंडिया। बेटाक्विलिन का सिर्फ यही इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर बात करें तो दिस इज द फर्स्ट ड्रग आफ्टर 40 years that has been approved for TB, and that's why bedaquiline becomes very important. मतलब मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए ये 40 साल में अप्रूव होने वाली पहली टीबी का ड्रग है। और इसके अलावा उसका एडवांटेज अगर देखा जाए तो ये लेस टॉक्सिक है, मोर इफेक्टिव है देन द ट्रेडिशनल टीबी मेडिसिन, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा था। द फर्स्ट लाइन मेडिसिन मे बी आइसोनियाजाइड, मे बी रिफाम्पिसिन। तो ये ओवरऑल सिनारियो बनता है जॉनसन एंड जॉनसन और बेडाक्विलीन के लिए। अब इंडिया का स्टैंड क्या है? अब अगर आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं तो इंडिया हमेशा दो चीजों पे काम करता है। मतलब अगर टसल है इन बिटवीन द आईपी प्रोटेक्शन वर्सेस पब्लिक हेल्थ, तो इंडिया बोल्ड स्टेप लेने में बिल्कुल कम नहीं करता है। मतलब दे कैन टेक अ बोल्ड स्टेप, जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। मतलब कंपलसरी लाइसेंसिंग का फर्स्ट यूज ले लो, या इवन फेमस नोवार्टिक्स केस अगर आपको मालूम होगा 2012 का, ग्लीवेक का यूज एज एन पेटेंट, उसमें भी इंडिया ने पब्लिक हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। और उसी को कंटिन्यू करते हुए इंडिया ने जो सेकेंडरी पेटेंट था जे एंड जे का, दैट इज जॉनसन एंड जॉनसन का, उसको खारिज कर दिया है
और इसका मतलब ये है कि जैसे ही इसका पेटेंट एक्सपायर होगा, दैट मीन्स ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो इसके जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। तो इसका एडवांटेज क्या होगा अगर जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग अगर होगी बेडाक्विलिन की? तो आपको बता दूं कि अगर जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है, तो जो प्रेजेंट डे $1.5 पर डे का जो एक्सपेंस है फॉर दिस ड्रग विल बी गेट्स रिड्यूस टू $0.5 पर डे। मतलब अगर इंडियन रुपीज में इसका अगर कन्वर्जन किया जाए तो 1.5 इज ऑलमोस्ट 120 रुपीज, मतलब 120 रुपए एक दिन का खर्चा है इस टैबलेट के लिए, जो कि रिड्यूस हो जाएगा ऑलमोस्ट 40 रुपीज तक, मतलब $1.5 से $0.5। सो ये ताकत है जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। और इसी के लिए इंडिया ने ये जो सेकेंडरी पेटेंट जे एंड जे की तरफ से फाइल हुआ था उसको रिजेक्ट कर दिया है, थैंक्स टू दिस टू टीबी सर्वाइवर्स, नंदिता एंड फुमेजा। अब इसमें रोल आता है एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट। एमएनसीज को उनकी मोनोपोली एक्सटेंड करना है ताकि उनका प्रॉफिट बरकरार रहे। अब उसके लिए वो अलग अलग तरीके खोज के लाते हैं जिससे उनका पेटेंट और एक्सटेंड हो जाए। सेकेंडरी पेटेंट उसी का एक नतीजा है कि जो ड्रग दैट इज बेडाक्विलिन है, उसके फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्यूमरेट सॉल्ट उन्होंने डेवलप किया है। अब जब इंडियन पेटेंट ऑफिस के पास ये केस आया तो उन्होंने देखा कि फ्यूमरेट सॉल्ट इज नॉट अ न्यू इन्वेंशन, और उसको प्रिपेयर करने के लिए भी कुछ नए टेक्निक या इन्वेंटिव स्टेप्स नहीं यूज किए हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए सेक्शन 3D ऑफ द आईपीए 1970, दैट मीन्स इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 का सेक्शन 3D के तहत उनको जो सेकेंडरी पेटेंट था वो रिजेक्ट कर दिया है। अब इसका यूज और इसका एडवांटेज जैसा कि मैंने बताया, अब इंडिया में जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग इसका स्टार्ट हो सकता है, और इंडिया का जो नेशनल टीबी प्रोग्राम है जो 1997 से स्टार्ट है उसको और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो प्राइस $1.5 थी, या मोर स्पेसिफिकली ₹120 पर डे का कॉस्ट एक टीबी पेशेंट के लिए आ रहा था, वो रिड्यूस होकर लगभग ₹40 हो जाएगा, मतलब ₹40 में आपको ये ड्रग मिल जाएगी। सो ये ओवरऑल सिनारियो है एवरग्रीनिंग ऑफ द पेट। अगर एवरग्रीनिंग को डिफाइन किया जाए तो इट इज अ प्रैक्टिस बाय एन मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज टू ट्विक द ड्रग्स इन ऑर्डर टू एक्सटेंड देयर पेटेंट टर्म एंड दस द प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब एमएनसीज या कोई भी कंपनी ड्रग्स को इस तरीके से मॉडिफाई करती है कि वो उनका नया पेटेंट ले सके, या रादर उनका पेटेंट जो पीरियड है, टर्म है, उसको एक और एक्सटेंड कर सके। और सेक्शन 3D जो है वो स्पेसिफिकली एवरग्रीनिंग के अगेंस्ट ही है। वो बताता है कि आपने सिर्फ जो नॉन कंपाउंड है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं विदाउट इंक्रीजिंग द इफिकेसी ऑफ योर ओरिजिनल ड्रग, तो उस बेसिस पे आपको पेटेंट ग्रांट नहीं मिलेगा, या इवन पेटेंट एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 3D जो है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 का, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, और खास करके यूएस ने इसीलिए इंडिया को वेरी डिफिकल्ट टू डील इन केस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसा टैग भी दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 3D। लेकिन आपको बता दूं कि सेक्शन 3D की वजह से ही ये जो प्राइस डिफरेंसेस क्रिएट होती है और इंडिया को जेनेरिक मार्केट का हब कहा जाता है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 3D। क्योंकि एमएनसीज जो एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट करते हैं उसी को कर्व करता है सेक्शन 3D ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। सो इससे होगा क्या कि इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है वो जल्दी जल्दी अब जेनेरिक प्रोसेसिंग के लिए स्टार्ट कर देंगे। उनमें अगर मैं नाम ले लूं तो हाल ही में 3 कंपनीज ने उनका इंटरेस्ट दिखाया है, जैसे कि मैक्लॉयड एक है, नैटको एक है, और ल्यूपिन एक है। ये 3 कंपनीज जो है, ल्यूपिन, मैक्लर और नैटको, इन 3 कंपनीज ने अपना इंटरेस्ट जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिखाया। तो ये ओवरऑल सिनारियो बनता है एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट का। ये इशू एमएनसीज और उनका लोकल लॉज के हिसाब से खुद को मॉडिफाई करना, और इंटरेस्ट ऑफ एमएनसीज वर्सेस द पब्लिक हेल्थ, इस सिनारियो में सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है जीएस 3 के लिए। आई होप ये जो ओवरऑल कंटेंट है
इंफॉर्मेशन है आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। वी विल मीट अगेन इनटू द नेक्स्ट सेशन ऑफ सिंपली एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर अटेंडिंग।